हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमली आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे गोवा ट्रिप की डिटेल शेयर करूंगा। गोवा में हम लोग 3 दिन रुके थे। उन 3 दिन में हम लोगों ने कहाँ पे स्टे किया था, कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर की, हर टूरिस्ट प्लेस में कितना टाइम स्पेंड किया और साथ ही हर जगह कितना खर्चा आया, इन सब की डिटेल्स मैं आपको बताता रहूँगा। साथ ही मैं आपको कुछ सजेशन भी देता रहूँगा जो प्रॉब्लम्स मैंने ट्रिप में फेस करी थी, ताकि आप अपना ट्रिप बेहतरीन प्लान कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे गोवा का सफ़र। तो दोस्तों गोवा तक पहुंचने का सफ़र हम लोगों ने हैदराबाद से शुरू किया था। हमारी ट्रेन हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से रात को 9 बजे थी। वैसे तो हैदराबाद से गोवा का डिस्टेंस कुछ 700 किलोमीटर है। इस ट्रेन में हम लोग रात में 9 बजे निकले थे हैदराबाद से और वास्को डी गामा हम लोग 3:45 तक पहुंच गए थे शाम के। इसी सफ़र में आपको सुबह 11:30 को एक रेलवे स्टेशन पड़ेगा, कैजल रॉक। इस स्टेशन के बाद से इस सफ़र में नज़ारे काफ़ी सुंदर दिखते हैं दोस्तों, क्योंकि स्टेशन के बाद से ही गोवा स्टेट शुरू होता है और हमारी ट्रेन भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरती है। दोस्तों इस सफ़र की खास बात यह है, आपको इस सफ़र से दूधसागर वाटरफॉल के नज़ारे भी दिख जाएंगे कुछ 1:45 बजे। के खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करते हुए हम लोग 3:45 तक वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। यहाँ से हमें पंजिम बस स्टैंड जाना था, तो रेलवे स्टेशन के बाहर आते हम लोग KTC बस स्टैंड चले गए थे ऑटो में, जो कुछ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। बस स्टैंड आते ही हमें 10 मिनट में पंजिम जाने की बस भी मिल गई थी। वास्को बस स्टैंड से हम लोग शाम में 4:20 को निकले थे और रास्ते में खूबसूरत सफ़र तय करते हुए हम लोग शाम में 5 बजे तक पंजिम बस स्टैंड पहुँच गए थे। वास्को बस स्टैंड से पंजिम बस स्टैंड का डिस्टेंस कुछ 27 किलोमीटर है। पंजिम बस स्टैंड पहुंचते ही पहले तो हम लोगों ने सामने हरमन टी में चाय पी ली थी। यहाँ की चाय काफ़ी अच्छी थी। गोवा घूमने के लिए हम लोगों ने एक्टिवा की बुकिंग पहले ही कर दी थी, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हमारे होटल की बुकिंग वैसे तो कलंगट में थी। यहाँ से गाड़ी लेके हम लोग पहले पंजिम एक्सप्लोर करने चल दिए। पेट्रोल हम लोगों ने रास्ते में भरा लिया था और सबसे पहले हम लोग इमैकुलेट चर्च देखने चल दिए। ये चर्च एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यहाँ पे शाहरुख खान की जोश मूवी की शूटिंग भी हुई थी। चर्च के समय बिताने के बाद हम लोग फिर मारुति मंदिर चल दिए, जो वहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। ये मंदिर थोड़ी ऊंचाई पे लोकेटेड है और यहाँ पे मंदिर में आपको हनुमान जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। मंदिर काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों और रात के समय में लाइटिंग इफेक्ट यहाँ की काफ़ी अच्छी होती है। कुछ समय मंदिर में बिताने के बाद हम लोग नेक्स्ट फाउंटेन हाउस रोड देखने चल दिए। इसका डिस्टेंस मंदिर से कुछ 1.8 किलोमीटर है। शाम के कुछ 6:15 तक हम लोग फाउंटेन हाउस रोड पहुँच गए थे और यहाँ के नज़ारे काफ़ी सुंदर थे दोस्तों। ये रोड स्पेशली अपनी फोटोग्राफी के लिए काफ़ी फेमस है और इसे आप बंटी और बबली 2 की फिल्म में भी देख सकते हैं। ये खूबसूरत रास्ते देख के हम लोग फिर नेक्स्ट बोटिंग करने के लिए मंदोवी रिवर चल दिए, जो यहाँ से कुछ आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही था। ज़्यादा समय हम लोगों ने रास्ते में इस विहार रेस्टोरेंट में स्नैक्स ले लिया था। स्नैक्स फिनिश करके हम लोग फिर कैजिनो रोड पे आ गए थे और यहाँ की लाइटें और जगमगाहट बहुत शानदार थी। यहाँ के नज़ारे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। गोवा जो कि अपने फन, एंटरटेनमेंट और नाइट लाइफ के लिए काफ़ी फेमस है, यहाँ से गुजरते वक्त वैसी वाइब आ रही थी। यहाँ के आकर्षित और शानदार नज़ारे देख के ऐसा लग रहा था हम लोग वाकई अब गोवा में हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस तरफ काफ़ी सारे कैसीनोज भी हैं। हम लोग सैटरडे के दिन यहाँ पे पहुँचे थे, उसी कारण से यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा थी। यहाँ के कैसीनोज क्रूज में होते हैं और कैसीनो प्राइड की मैंने एक वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद फिर हम लोगों ने मंदोवी रिवर में फेरी राइड का एक्सपीरियंस भी किया। हमारा लगेज हम लोगों ने टिकट काउंटर के ऑफिस में रख दिया था। दोस्तों ये फेरी राइड कुछ 1.5 घंटे की होती है और इसमें म्यूजिकल डिस्को लाइट शो भी चलता है। और जैसा कि मैंने कहा था सैटरडे है तो फेरी भी फुल हो गई थी। कुछ देर नीचे फेरी में म्यूजिकल शो देखने के बाद फिर हम लोग फेरी के ऊपर आ गए थे और यहाँ से शाम के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने लगे। यहाँ फेरी के ऊपर भी सिटिंग अरेंजमेंट था और शाम के समय में यहाँ ठंडी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सारे कैसीनो के क्रूज़ हैं, जिनका प्राइस कुछ 1500 से 4000 तक होता है। यहाँ से आप अटल सेतु ब्रिज के नज़ारे भी देख सकते हैं, जो एक केबल स्टेड ब्रिज है, जिसका इनॉग्रेशन 2019 में किया गया था। ये 1.5 घंटे का सफ़र आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत मेमोरी छोड़ जाएगा। ये खूबसूरत सफ़र एंजॉय करके कुछ 8:40 तक हम लोग बाहर आ गए थे। टिकट काउंटर से लगेज लेके हम लोग फिर कलंगट की ओर चल दिए, जहाँ हमारे होटल की बुकिंग थी। यहाँ से हमारे होटल का डिस्टेंस कुछ 14 किलोमीटर था और हमारे होटल कृष्णा इन पहुँचते हमें रात के 9:40 हो गए थे। होटल में फ्रेश अप होके फिर हम लोग डिनर करने कलंगट बीच के पास चले गए थे, जिसका डिस्टेंस कुछ 700 मीटर था। कलंगट बीच के पास इस रेस्टोरेंट में डिनर करके फिर हम लोग कलंगट बीच एक्सप्लोर करने चल दिए। रात के 12 बजे तक बीच में टाइम स्पेंड करके हम लोग फिर होटल आ गए थे। अगले दिन सुबह हम लोग 8:30 तक रेडी हो गए थे और ब्रेकफास्ट करने हम लोग कलंगट बीच के पास ही चले गए थे। होटल पंजाबी किचन में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, जिसका खाना काफ़ी टेस्टी था। 9:30 तक हम लोगों ने हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया था और
कुछ देर कलंगट बीच के बाहर एक्सप्लोर करके फिर हम लोग बीच के अंदर चल दिए। दोस्तों बीच के अंदर घुसते हम लोग लेफ्ट साइड की ओर चल दिए और यहाँ आगे चलने पे हमें लेफ्ट साइड बैठने के भी थोड़े ऑप्शंस थे, लेकिन यहाँ कंडीशन ये थी अगर आप इन चेयर्स में बैठना चाहते हैं तो आपको रेस्टोरेंट को कम से कम 500 का ऑर्डर देना होता है। कुछ देर बीच के किनारे बैठने के बाद फिर हम लोगों ने समुद्र की लहरों के भी मजे लिए। यहाँ कलंगट बीच में काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोपहर के कुछ 12 बजे तक यहाँ टाइम स्पेंड करके हम लोग फिर हमारे होटल की ओर चल दिए। दोस्तों कल नाइट स्टे में कृष्णा इन में हमें कुछ पावर इश्यूज हुए थे, तो उसकी वजह से उन लोगों ने उन्हीं की बगल वाली प्रॉपर्टी में हमें शिफ्ट कर दिया था। ये लोकेशन भी काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी शांत थी। दोस्तों समुद्र के पानी में स्नान करने के कारण सिर में काफ़ी मिट्टी आ गई थी, तो हम होटल में स्नान करके कुछ देर हम लोगों ने रेस्ट कर लिया। रेस्ट करने के बाद दोपहर के कुछ 2:30 तक हम लोग रेडी हो गए थे और अब हमारा प्लान एग्वाडा फोर्ट जाने का था, जिसका डिस्टेंस यहाँ से कुछ 8 किलोमीटर था और लंच हम लोगों ने रास्ते में ही कर लिया था। दोस्तों कलंगट बीच के आसपास और एग्वाडा फोर्ट तक आपको रास्ते में कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं दिखेंगे, तो जब भी आप इधर आते हैं अपनी गाड़ी में तो पेट्रोल का ध्यान रखें। सफ़र के आनंद लेते हुए आराम से हम लोग शाम के 4 बजे तक एग्वाडा फोर्ट पहुँच गए थे। यहाँ राइट साइड गाड़ी पार्क करके हम लोग फिर फोर्ट के अंदर देखने चल दिए। आज संडे का दिन था, जिसके कारण हमें टिकट लेने में 10 से 15 मिनट लग गए थे। दोस्तों ये फोर्ट बनाने में कुछ 3 साल लगे थे और सन 1612 में कंप्लीट हो गया था। ये फोर्ट पोर्तुगीज सरकार द्वारा बनाया गया था और इस फोर्ट के सामने सेंट्रल जेल भी है जो इसी फोर्ट का हिस्सा है। डच के सेना के आक्रमण से बचने के लिए ये फोर्ट बनाया गया था। एग्वाडा फोर्ट का जो लाइट हाउस है वो सन 1864 में बनाया गया था। इस फोर्ट की ऊंचाई से समुद्र के नज़ारे काफ़ी अच्छे दिखते हैं। इस शानदार फोर्ट के नज़ारे देख करके कुछ 5:15 तक हम लोग बाहर आ गए थे और उसके बाद हम लोग सिंक्वेरियम बीच की ओर चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 3.2 किलोमीटर था। दोस्तों ये बीच अपनी सनसेट के लिए काफ़ी फेमस है, इसलिए हम लोगों ने प्लान ही ऐसा बनाया कि हम सनसेट यहाँ पे स्पेंड कर सकें। शाम के कुछ 5:30 तक हम लोग यहाँ आ गए थे और सनसेट बस होने ही वाला था। यहाँ बीच के किनारे बैठ करके समुद्र की लहरें देखते हुए सनसेट देखने का आनंद ही कुछ और है। सनसेट को देखते देखते जिस तरह सनसेट हो रहा था उसी तरह दिमाग की थकान भी कम हो रही थी और फाइनली शाम के कुछ 6 बजे के आसपास सनसेट हो गया था। दोस्तों इस बीच में शाम के वक्त नज़ारे काफ़ी सुंदर होते हैं। जैसे अंधेरा हो जाता है तो यहाँ की लाइटिंग इफेक्ट काफ़ी मज़ेदार होती है। सिंक्वेरियम बीच में कलंगट बीच और बागा बीच की तरह क्राउड नहीं होता है और इस बीच का अपना ही एक अलग मज़ा है। और इस बीच में थोड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं जहाँ आप स्नैक्स भी कर सकते हैं कुछ 200 से 250 रुपये में। शाम के 7:15 को हम लोग यहाँ से निकल गए थे और बागा बीच की ओर चलते जो कुछ 8.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। दोस्तों ये जो नज़ारे हैं ये टीटोस लेन के हैं। ये टीटोस लेन भी यहाँ की काफ़ी फेमस रोड है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, क्लब्स एंड पब्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये लेन बागा बीच के जस्ट बाहर है और इसकी लंबाई कुछ 400 मीटर है। ये जगमगाहट भरे सफ़र को तय करते हुए रात के कुछ 8:30 तक हम लोग बागा बीच पहुँच गए थे। गाड़ी हम लोगों ने बीच के बाहर ही पार्क कर दी थी और वीकेंड होने के कारण यहाँ क्राउड भी थोड़ा ज़्यादा था। यहाँ की कलरफुल लाइटें इतनी शानदार थी, इसे देख के काफ़ी मज़ा आ रहा था। कुछ देर बीच एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने वहीं डिनर कर लिया था। दोस्तों बीच में डिनर करने के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। हम लोगों ने भी इसी तरह के एक रेस्टोरेंट में डिनर किया था जो कैंडल लाइट का एम्बियंस दे रहे थे। बीच में सामने समुद्र की लहरों को देखते हुए कैंडल लाइट डिनर करने का एक अलग ही मज़ा है। दोस्तों डिनर करने के बाद कुछ देर हम लोगों ने बीच में वॉक की और रात में कुछ 11:30 तक हम लोग वहाँ से निकल गए थे। 12 बजे तक हम लोग हमारे होटल आ गए थे और यहाँ हमारे डे 2 का सफ़र ख़त्म हुआ। अगले दिन सुबह उठ के हम लोगों ने होटल चेकआउट कर दिया था और दूधसागर की तरफ चल दिए। दूधसागर हम लोग कैब में गए थे और जाते समय हम लोगों ने रास्ते में ओल्ड गोवा चर्चेस भी देखे थे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए मैंने अपने ट्रिप की डे 3 की डिटेल्स अलग से वीडियो में दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।